हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे इन वन शॉट। सारी थ्योरी कवर करी है मैंने इसके अंदर, कोई डेरिवेशंस नहीं है। और न्यूमेरिकल्स 4 तरीके के बस न्यूमेरिकल्स मैंने आपको मेनली एक्सप्लेन करे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी अपलोड कर दिया पार्ट 1 बुक की, और वेव ऑप्टिक्स में अभी अपलोड कर दूँगी। एंड एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें सारी डेरिवेशंस कवर होंगी, जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एक वीडियो में सब कुछ कवर करूँगी। एंड इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो आप ये सारे क्वेश्चंस को आई वुड रिकमेंड कि आप सॉल्व करें। सो अभी हम विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं चार्ज आता कैसे है किसी बॉडी में। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी तब होगी जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कहीं और चले गए हैं, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। नेगेटिव चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो अपना मास भी साथ लेके आए होंगे, तो इसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मास जो होगा वो कम होगा। किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितना प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी किसी भी बॉडी पे अगर मुझे कोई चार्ज मिल रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हो सकता है वो -1e हो सकता है 1e हो, 2e हो, 3e हो, कैसा भी हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी 1.5e और 1.25e। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं जो कि होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ बेसिकली कहता है अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं मेरे पास Q1 Q2, तो उनके बीच में वो आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। अगर लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, सेम तरीके के चार्जेस हैं, तो फिर वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर वो ऑपोजिट चार्जेस हैं, उनका साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों अगर चार्जेस हैं तो आपस में वो फोर्स तो लगाएंगे, तो वो जो फोर्स होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहीं से आपका कूलम्स लॉ है जो आता है। फोर्स किसके बराबर होती है? K Q1 Q2/r² के बराबर होती है, जहाँ पे K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। K की वैल्यू 1/4πε0 वैक्यूम के अंदर फ्री स्पेस में 9 × 10⁻9 होती है। अगर ε0 की वैल्यू जाननी है तो 8.85 × 10⁻12 होती है। ये जो है ये वैक्यूम के अंदर वैल्यूज़ हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो ये जो है चार्ज आपका रेस्ट पे होना चाहिए, यहाँ पे चार्ज आपका पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए ये जो लॉ है कूलम्स का लॉ, ये वैलिड नहीं होता है। ये तो था वैक्यूम के अंदर अगर मुझे फोर्स लगानी है। अगर मैं कहीं पे मीडियम में मेरे 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं, फिर उनके बीच की फोर्स में क्या फ़र्क आएगा? तो फिर जो उनकी नई फोर्स होगी, अगर वो वैक्यूम में होते तो कितनी होती? डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसे डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? अच्छा, एप्सिलॉन आर बेसिकली क्या होता है? मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन0। इसीलिए एप्सिलॉन आर ही आपका बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। तो अगर जब मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख रही हूँ तो बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने क्या किया है, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर कर दो, तो भी आपको सेम चीज़ है। एप्सिलॉन आर ही आपका बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वैक्यूम की। यानी मीडियम जो है वो कितना इनहिबिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, कितना इनहिबिट कर रहा है चार्जेस को फोर्स लगाने के लिए एज कम्पेयर टू द वैक्यूम। वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी एंड यहाँ पर आपका, यहाँ पे सिंपली बस आर कैप को यूज़ किया डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं आर वेक्टर कर दूँ तो नीचे यहाँ पे r³ हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर है ना। 1/4πε0 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इसका यूनिट भी याद कर सकते हो,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर मोर देन 2 चार्जेस हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 4 चार्जेस लिए हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 1 के ऊपर 2 कितनी फोर्स लगा रहा है वो इस बात के इंडिपेंडेंट है कि 4 प्रेजेंट है, या 4 या 3 कितनी फोर्स लगा रहा है। 2 उतनी ही लगाएगा चाहे 3 और 4 हैं चाहे नहीं है। वो अलग बात है, नेट फोर्स जो 1 एक्सपीरियंस करेगा वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वो 2 3 4 सबके मिला के आएगी, सबके वेक्टर सम के बराबर आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की बात करें तो जितना फोर्स था उसको डिवाइड कर दो क्यू से। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की कि वो कितनी फोर्स लगा रहा है अकेला, मतलब एक अकेला चार्ज का कितना असर है आसपास उसकी सराउंडिंग में, कितना उसकी पावर है आसपास। अब जितना उसके पास देखेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। यही बेसिकली मतलब है कि हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, उसको मैंने यहाँ पर देखा तो उस पर वो कितनी ताकत लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है, वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस हमने उस फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इसीलिए फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली क्यू ई हो जाता है। अगर मैं किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रही हूँ तो उस पर फोर्स कितनी एक्सपीरियंस होगी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मान लो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो मैं मानूंगी कि ये पॉजिटिव साइड होगी, ये नेगेटिव साइड होगी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही पॉइंट करती है। अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? पॉजिटिव चार्ज क्यू ई इस डायरेक्शन में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों उधर कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और पॉजिटिव रिपेल करने की। एंड नेगेटिव चार्ज क्यों इधर आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है। बात करें इसकी तो पॉजिटिव चार्ज की से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव से निकलती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव के अंदर जाती है हमेशा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो कभी जो सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी लूप्स नहीं बनाएंगी, पॉजिटिव की बाहर निकलेंगी, नेगेटिव के अंदर आएंगी। आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पर उसकी मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकती हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब उनकी जितनी रिलेटिव क्लोजनेस होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पास पास हैं, यहाँ पे वीक है क्योंकि ये दूर दूर हैं। अगर पैरेलल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव के बाहर निकलेंगी एंड नेगेटिव में चली जाएंगी, नेगेटिव के अंदर आएंगी। अगर दो पॉजिटिव लिए हैं मैंने तो यहाँ पर दो पॉजिटिव हैं तो इस तरीके से ये बाहर जाएंगे दोनों ही, और बीच में हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट करती हैं किसी भी कंडक्टर के सरफेस से, यानी किसी भी कंडक्टर के सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से परपेंडिकुलरली आती हैं बाहर। क्यों परपेंडिकुलरली आती हैं? अगर ये किसी एंगल पे आएंगी तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर होगा, एक कंपोनेंट उसको यहाँ पे घुमाना चाहेगा जिससे सरफेस करंट आ जाएगा, जो कि नहीं प्रेजेंट होता है। इसी वजह से वो परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट करती हैं एक सरफेस ऑफ कंडक्टर से। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर जीरो होता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में। ये बहुत यूजफुल बात है, इसे याद रखना। कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है एक कंडक्टर के बीच में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो कंडक्टर के आपस में बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो कि ऑपोजिट और बिल्कुल एग्जैक्टली उसे कैंसिल करती है बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसीलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वो अंदर घुस नहीं रही हैं, वो घुस रही हैं, बट कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कैंसिल कर देती है, बैलेंस आउट कर देती है।
आई होप इट्स क्लियर। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज पे कितनी होगी, तो सिंपली हमने यहाँ पे फोर्स बाय क्यू किया, तो फोर्स लिखूंगी और डिवाइडेड बाय क्यू कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। के यहाँ पर मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है विच इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स क्या थी, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स QE के बराबर होती है, ये भी याद रखना है। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो मेरी क्या हो जाएगी, उन्हीं का सम कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, वही आपकी आ जाएगी, है ना। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आपस में सम कर देना है। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, अभी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आपस में साथ में होते हैं विद स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन देम, -Q और +Q, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और इसी को ही मैं एक डायपोल बोलती हूँ, इसी को मैं एक डायपोल बोलती हूँ। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन बोलें तो माइनस टू प्लस होती है, यानी -Q से +Q की तरफ होती है। और डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है चार्ज, कितना चार्ज है, दोनों सेम चार्ज के हैं, बस ऑपोजिट है ना, तो बस वो चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। हम जब डेरिवेशंस करते हैं तो हम उस डिस्टेंस को 2L लेते हैं, इसलिए हमारी डायपोल मूवमेंट उस डेरिवेशंस में Q2L आती है। हम 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि डेरिवेशंस करनी हमें उसमें आसान रहती हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, यानी अगर एक रिंग है मेरे पास जो कि चार्ज्ड रिंग है, बेसिकली चार्ज्ड रिंग है मेरे पास, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू KQR डिवाइडेड बाय R² प्लस R² की पावर 3/2। यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हूँ, कितनी दूर है सेंटर ऑफ द रिंग से, और यहाँ पे कैपिटल R बेसिकली रेडियस है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ डायपोल, एक डायपोल यानी ये वाला चीज़ जो कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस थे, वो एक डायपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है आसपास अपने एनवायरनमेंट पे, वो देखना चाहें अगर हम, तो एक्सियल लाइन, यानी अगर मेरा डायपोल यहाँ पे पड़ा है तो इधर किसी भी पॉइंट पे, इस एक्सिस के इसी पॉइंट पर वो कितनी फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, उसकी कितनी पावर है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2kp/x³। p यहाँ पे उसका डायपोल मूवमेंट है जो कि QD के बराबर होगा, k यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और x यहाँ पे वो डिस्टेंस है जहाँ से मैं नाप रही हूँ उस पॉइंट को डायपोल से, वो कितना दूर है बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है 2kp/x³। अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी ये मेरा डायपोल है, तो मैं अगर इस पोजीशन पे, इस यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे मैं निकालना चाहती हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू -kp/x³। यहाँ पे माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में डायपोल है, अगर डायपोल की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट साइड में आएगी, तो kp/x³ आ जाता है, तो ये उसके आधी होती है, ठीक है, तो एक्सियल पर डबल होती है बेसिकली। टॉर्क की बात करें, टॉर्क किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल जब एक यूनिफॉर्म फील्ड में है, यानी कि आपका एक डायपोल जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगा, इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल पड़ा है तो उस पर टॉर्क लगेगी, किस तरीके से लगेगी, ये मेरा प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरा मान लो माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को तो यहाँ पे खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस को यहाँ पे, तो यही तो होता है, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में कपलिंग हो रही है, तो ये घूमकर टॉर्क लगेगी इसके ऊपर। ये टॉर्क किसके बराबर होगी, ये टॉर्क बराबर होगी डायपोल मूवमेंट P क्रॉस E, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है डायपोल मूवमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दो ही तो चीज़ें हैं ना अंदर, डायपोल मूवमेंट क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टॉर्क क्या हो जाएगी हमारे पास, PE sin थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पर याद रखना है, जब भी थीटा 0 डिग्री होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और 180 डिग्री होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास आता है। तो याद रखना है कि जो टॉर्क है वो PE sin थीटा के बराबर होती है। आई होप याद रहेगा, टॉर्क PE sin थीटा के बराबर है वर्क डन बाय द फील्ड, यानी कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया उसको रोटेट करने में, किसको रोटेट करने में, डायपोल को रोटेट करने में वर्क डन बाय द फील्ड कितना होगा,
पी ई डेल्टा कॉस थीटा, कितना थीटा, मान लो 20 डिग्री से घुमाया है, पहले 80 डिग्री पे पड़ा था, अब 60 पे पहुंच गया है, तो फिर यहाँ पर 20 आ जाएगा, कोस 20 आ जाएगा, है ना। आई होप इट्स क्लियर। वर्क डन बाय द फील्ड इज इक्वल टू पी ई डेल्टा कॉस थीटा, टॉर्क पी ई साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डायपोल की यूनिफॉर्म फील्ड में, उसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ही पड़ा अभी भी डायपोल, उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो माइनस पी ई कोस थीटा। याद करो, टॉर्क पी ई साइन थीटा, वर्क डन पी ई डेल्टा कॉस थीटा, पोटेंशियल माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ, टॉर्क क्या आई थी, पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, माइनस पी डॉट ई, यानी माइनस पी ई कॉस थीटा। वर्क डन क्या था फील्ड का, पी ई डेल्टा कॉस थीटा। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लेमडा होती है। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, लीनियर चार्ज है तो हम उसमें लेमडा को डिफाइन करते हैं, जो कि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कुछ सरफेस है तो हम चार्ज पर यूनिट एरिया को डिफाइन करते हैं, जो कि सिग्मा होता है। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को डिफाइन करती हूँ, जो कि रो के बराबर होता है। तो याद रखना है, लेमडा डी क्यू बाई डी एल और सिग्मा डी क्यू बाई डी ए, रो आपका डी क्यू बाई डी वी। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में से, किसी एक स्पेसिफिक एरिया की एक फ्लक्स होती है, तो उस स्पेसिफिक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है परपेंडिकुलरली, उसी को ही मैं उसकी फ्लक्स बोलती हूँ। किसी एक स्पेसिफिक एरियाज की ही फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है परपेंडिकुलरली, उसी को ही मैं फ्लक्स बोलती हूँ, उसी को ही मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलती हूँ। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बेसिकली ई डॉट ए, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू एरिया वेक्टर। तो ई ए कॉस थीटा आ जाता है, एरिया वेक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए कॉस थीटा आपकी फ्लक्स होती है। गोस लॉ क्या कहता है, गोस लॉ कहता है कि ये जो आपका ई डॉट डी ए था, यानी ये जो आपका ई ए कॉस थीटा था, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी उस चार्ज, उस सरफेस के अंदर जो हमने एरिया लिया था, उस एरिया के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है, यानी यही आपका फ्लक्स के बराबर है। ई डॉट डी ए यानी फ्लक्स, यानी कि ई ए कोस थीटा, ये सब आपका क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। देन जो भी मैंने येलो कलर से, येलो हाईलाइट कर रखे हैं मैंने येलो से, उन सारे फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, वही आपके फॉर्मूला शीट है बेसिकली। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस इन गोस लॉ। इस गोस लॉ को यूज़ करके मैंने इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट और स्फेरिकल शेल के लिए, तीनों के लिए रिजल्ट्स, यानी तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसको यूज़ करके फाइंड करी है। तो इसकी डेरिवेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशंस के लिए सेपरेट वीडियो है, यहाँ पे बात ही नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, एक लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि इसमें खास बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एल है, यानी उसकी लाइन चार्ज की कितनी ही लेंथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाएगा, चाहे इतनी है चाहे इतनी है। बट बेसिकली वो चार्ज पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, बट एग्जैक्टली लेंथ पे नहीं कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाती है। इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करूं तो वो सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आर यानी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कि मान लो कि मेरी इनफाइनाइट प्लेन शीट है, यहाँ पे वो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं यहीं पे उतनी सेम, हर जगह पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकाल रहा है। स्फेरिकल शेल की मैं बात करूं तो बाहर किसी पॉइंट पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वही आता है यहाँ पर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा रहा है। आर यहाँ पे वो डिस्टेंस है सेंटर से जो भी हम पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। अगर मैं सरफेस पे बात करूँ, सरफेस पे वो हो जाता है के क्यू बाय
कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि जितना रेडियस है मेरा, है ना, तो वही तो उतना डिस्टेंस हो गया सेंटर से। सेम ही बात है शेल के अंदर, सरफेस पे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर अंदर आ जाऊँ मैं शेल के किसी भी पॉइंट पे अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ज़ीरो आती है। स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ज़ीरो आती है, याद रखना है। इसी को ही ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर अंदर ज़ीरो थी, सरफेस पे क्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब से कम डिस्टेंस था ना, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इस तरीके से वो डिक्रीज होता जाएगा आउटसाइड सरफेस पे। ये ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कि सरफेस, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो, बट सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू एनी तो था ही, ये तो नहीं करेंगे, सिर्फ येलो वालों को मैं करा रही हूँ रिवाइज एक बारी। फोर्स क्या थी? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। फोर्स आपकी क्यू ई के बराबर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर है। डायपोल क्यू डी के बराबर होता है, यानी चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी डायरेक्शन माइनस टू प्लस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस टू माइनस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल एक्सियल पॉइंट पे क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2kp बाय एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट पे माइनस kp बाय एक्स क्यूब आ जाएगा। टॉर्क की बात करें, एक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो टॉर्क लगेगी उस पर P क्रॉस C, यानी डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क PE साइन थीटा होगी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी है वो माइनस P डॉट E है, यानी माइनस PE कॉस थीटा है। वर्क डन बाय द फील्ड विल बी PE डेल्टा कॉस थीटा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी लेमडा, लीनियर के लिए, सरफेस के लिए सिग्मा, वॉल्यूम के लिए रो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी होती है बराबर E डॉट डी है, यानी E ए कॉस थीटा के। गोस लॉ ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यही आपकी Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक बहुत लंबी लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। एक स्फेरिकल शेल के बाहर उसके सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, अंदर ज़ीरो होती है। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, बट उसके सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। इतना तो था फर्स्ट चैप्टर। अब हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यानी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी इज उन 2 पॉइंट चार्जेस को पास लाने में कितनी एनर्जी लगेगी, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होता है। एंड अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V, वो क्या होता है? जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, जिस चार्ज का मैं पोटेंशियल निकाल रही हूँ उस चार्ज तक लेके आने में जो वर्क डन होता है उसी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब सपोज करो मेरे पास कोई पॉजिटिव क्यू है, उसका मुझे पोटेंशियल निकालना है ना, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिसको ला रही हूँ वो भी तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही है ना, तो उनको पास लाने में मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आता है। एंड अगर कोई नेगेटिव है तो उनको पास लाने में कम वर्क डन होगा, इसीलिए नेगेटिव V आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क डन का सेम फॉर्मूला होता है विच इज के Q1 Q2 बाय आर, वेयर Q1 एंड Q2 आर 2 चार्जेस, इनको हम पास ला रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम सिंपली ऐड कर देंगे जितने भी हमारे पास Q1 Q2, जिनको मतलब बेसिकली हमने सारी पोटेंशियल एनर्जीज को सिंपली ऐड कर देना है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जो ये था यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? यही जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, यही जो हमने वर्क डन पढ़ा है उसको डिवाइड कर दो Q से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बाय Q कर दे वर्क डन बाय Q। बेसिकली वो के Q1 Q2 बाय आर था, ये के Q बाय आर है।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले हमने फोर्स पढ़ी जो कि थी K/Q1/Q2/r²। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी जो क्या थी K/Q/r²। अब हम ना पोटेंशियल पढ़ रहे हैं जो कि क्या है K/Q/r। और जो हमने पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन पढ़ा है वो K/Q1/Q2/r। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, यहाँ पे हम Q को साइन के साथ लेते हैं। और अब देखो यही यहाँ पे आ जाएगा ना, अगर माइनस है तो माइनस में आएगी, यानी बहुत कम पोटेंशियल चाहिए, यानी उस पॉइंट का बड़ा कम पोटेंशियल है। प्लस में आती है तो यानी उसका ज़्यादा पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज से वही सेम तरीके से K/Q/r होता है। अच्छा, अब बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो यानी दो पॉइंट्स का डिफरेंस। अब जब मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रही हूँ उस पॉइंट पे, तो वो जो जहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ V2 हो जाएगा, जहाँ से लेके आ रही हूँ वो V1 हो जाएगा। V1 क्योंकि हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। अगर कई सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं हमारे पास तो हम सिंपली उनके जो पोटेंशियल्स हैं उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करती हूँ एक इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो हमने पढ़ा कि डायपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, वैसे अब हम पढ़ेंगे एक डायपोल की वजह से क्या पोटेंशियल लगता है आसपास। जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो वो आती है, इसका डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी पोटेंशियल आती है Kp/x² इंटू कोस थीटा। Kp/x² इंटू कोस थीटा, जहाँ पे x जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा, थीटा एंगल है। एक्सियल लाइन यानी मान लो ये डायपोल है तो इस किसी भी पॉइंट पे मुझे अगर निकालना है पोटेंशियल तो Kp/x² आ जाएगा। इक्वेटोरियल यानी इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है डायपोल के तो इक्वेटोरियल लाइन में कहलाऊंगी उसे, और उस पर आ जाती है पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो फिर पोटेंशियल भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्सियल के अंदर कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसीलिए आपका पोटेंशियल Kp/x² आ गया है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोटेंशियल एक होलो चार्ज्ड स्फीयर, यानी एक स्फीयर है जो कि अंदर से खोखला है, होलो है, उसके ऊपर चार्ज है, यानी वो चार्ज्ड है, उसकी वजह से क्या पोटेंशियल लग रहा है। अब उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो उस स्फीयर के अंदर K/Q/r लग रहा है। हमने फॉर्मूला भी K/Q/r, अंदर कांस्टेंट है K/Q/r, सरफेस पे भी K/Q/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, है ना। और अब आप देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि मैंने इस पॉइंट से चक्कर जो है किसी भी चार्ज को यहाँ पर रखा तो उसके अंदर वर्क डन, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो है तो फिर कांस्टेंट है, तो वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज अंदर ही तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है आप अंदर कोई। अगर बाहर किसी पॉइंट पे बात करूँ तो वो K/Q/r है, बट यहाँ पे r जो है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से। इसको ग्राफ में प्लॉट करना हो तो पहले अंदर तक कांस्टेंट था, यहाँ पे आके सीधा डिक्रीज होगा जैसे जैसे और दूर जाता जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है ये हमें पता है, बट एक तरीके से कहना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो पॉइंट करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की है तो मैं बोलूँगी इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है एंड इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल कम है, मैं बोलूँगी VA इज़ मोर देन VB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है वो ये दिखाती है कि जहाँ पे इस साइड हाई है एंड इस साइड लो होता जा रहा है पोटेंशियल, तो उसका नेगेटिव ग्रेडियंट है। इसको हम कुछ इसी तरीके से लिखते हैं E=- dV/dx। x यहाँ पे वही डिस्टेंस है, ये आपका K/Q/r था ना, एक और r से आ गया तो यहाँ पे r² बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बेसिकली यहाँ पे माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव ग्रेडियंट है। इसके अलावा पोटेंशियल डायपोल का और पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज में क्या फ़र्क आता है, डायपोल का थीटा पे डिपेंड करता है। डायपोल और जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उनके बीच का थीटा क्या है, हमने देखा ना क्या आया था हमारे पास Kp/x² cos थीटा आया था जनरल, तो वो थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। सिंगल चार्ज पे थीटा पे कोई डिपेंड नहीं करता। मेरा कोई सिंगल चार्ज है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना यहाँ पे उतना यहाँ पे, जब ये सारे डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस पे कहीं पे भी आप देख लो तो आपका
सेम आती है पोटेंशियल, ठीक है। ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है एंड ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। हाँ, एक स्फीयर में ये सारे पॉइंट्स में सिमेट्रिकल है, ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है। ये जो है इनवर्सली, यानी पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये 1/r के क्यू बाय आर था यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे हमारे पास KP/x² यानी r² था बेसिकली। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद आता है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। ऐसा सरफेस, ये भी एक इमेजिनरी सरफेस है, ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो सेम है। ये ऐसे सरफेस को इंडिकेट करता है जहाँ पे पोटेंशियल सेम है ऑल पॉइंट्स पे, उस सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो है बेसिकली सेम है। यहाँ पे दिया हुआ है E.dl इज इक्वल टू 0। बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो 0 है। E.dx कह लो चाहे, E.dl जो है वो आपका 0 है, यानी इस सारे पॉइंट्स पर जितना भी सरफेस के जितना भी पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स पर आपका पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम आती है, यानी जो डिफरेंस है इनके बीच में, इस सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली वो 0 आ जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई वर्क डन होगा, कि अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करूँ, यानी यहाँ से चक्कर इधर रख रही हूँ, अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को, तो कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हुआ, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होती है टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस जितने पास होंगे वो इंडिकेट करता है उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रेजेंट है, यानी अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत पास है दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छी है, और अगर वो बड़े दूर हैं इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी वीक है। कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे कुछ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बने हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इस तरीके से बाहर जा रहा था, हमने बोला स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इस तरीके से इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बन जाते हैं। इनका गैप जो है ना वो छोटा होता जाता है, पहले यहाँ पे बड़ा कम था, दैट इंडिकेट्स की स्ट्रॉन्गर फील्ड थी, धीरे धीरे जाके वो बड़ा हो जाता है गैप, वो इंडिकेट कर रहा है कि वो वीक हो रही है फील्ड। अगर दोनों सेम चार्ज हैं पॉजिटिव, तो देखो इस तरीके से दोनों में बाहर जा रही हैं, अगर नेगेटिव होते तो दोनों में अंदर आती। और जो इनकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करूं अगर, तो देखो इस चार्जेस के आसपास की जो रीजन्स है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे काफ़ी वीक होती जा रही है। एक पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल जहाँ पे 0 हो जाता है बिल्कुल सेंटर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर आपके जो पोटेंशियल है यहाँ पे वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहाँ पे क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पर वीक होती जाएंगी जितनी, एंड इस वाले रीजन के अंदर स्ट्रॉन्गर है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो अभी देखो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई पोटेंशियल नहीं लगेगा। जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, पोटेंशियल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड की बात, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फोर्स जो है यहाँ पे 0 हो सकती है पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों कैंसिल कर देंगे, बट पोटेंशियल कभी 0 नहीं हो सकता लाइक चार्जेस में, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना, दोनों का ही पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा तो ऐड होके कभी थोड़ी सब्ट्रैक्ट थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए पोटेंशियल था, यहाँ पे बीच में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल होगा ही नहीं यहाँ पर, दैट्स वाई यहाँ पर बीच में पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस आता ही नहीं है। यहाँ पर देखो इस तरीके से इधर स्ट्रॉन्गर रीजन्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के आसपास, क्योंकि यहाँ पे होगा जब तो नेगेटिव वाला बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव वाला वीक होगा। यहाँ पे होगा तो नेगेटिव वाला भी थोड़ा वीक हो जाएगा, पॉजिटिव वाला तो बहुत ही वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़े वीक है, यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सारे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज हैं, यानी यहाँ पे पूरी रीजन के अंदर ही यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये आपके इस तरीके से इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आ जाते हैं। और यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि ये वाला हाई पोटेंशियल पे है, लो पे है, क्योंकि क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी वो पॉइंट करती है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। आई होप इट्स क्लियर।
याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है, लाइक चार्जेस थे तो बीच में आया पोटेंशियल, जब अनलाइक थे तो पोटेंशियल नहीं आएगा क्योंकि वो आपस में माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने ऑलरेडी भी पढ़ी, वर्क डन, और ये आपका Q1 Q2 बाय आर थे। या मैं कह दूँ वर्क डन जो है वो बेसिकली Q डेल्टा V के बराबर होता है, यानी जो मेरा पोटेंशियल था उसमें अगर मैं Q मल्टीप्लाई कर दूँ तो Q1 Q2 बाय आर बन जाएगा। यही तो हमारा वर्क डन है, यही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन दोनों का फॉर्मूला आपका Q1 Q2 बाय आर होता है। एंड इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ Q इंटू डेल्टा V, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इतने पोटेंशियल से मैंने इसे मूव करा है, इस 2 कूलम का चार्ज है, तो वर्क डन क्या होगा, जितना भी आपने पोटेंशियल है उसको 2 कूलम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अच्छा, वर्क डन टू ब्रिंग 2 चार्जेस टुगेदर है बेसिकली, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या कहना चाह रही हैं, क्या इंडिकेट कर रही है, उन दो को साथ में लाने में कितना वर्क डन हो रहा है। अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं यानी प्लस माइनस होंगे तो आपका माइनस आएगी इसकी वैल्यू, यानी आप खुद सोचो प्लस माइनस को लाने में तो बहुत कम वर्क डन होगा ना, वो तो अपने आप ही आना चाहते हैं। अगर लाइक होंगे वो तो आपस में रिपेल करें, उनको लाने में बहुत वर्क डन होगा, इसलिए उनकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और हमारे पास मैथमेटिकली भी पॉजिटिव आएगी। तो ये लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से सेट बैठता है। देन आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, यानी कि अगर मैं डायपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रख दूं तो उसके ऊपर पोटेंशियल जो लगेगी वही यहाँ पर दिया हुआ है। पोटेंशियल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, एंड जो वर्क डन होगा दैट विल बी PE डेल्टा cos थीटा। आई होप इट्स क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी जो लगेगी दैट विल बी माइनस PE cos थीटा, एंड वर्क डन जो होगा वो होगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, बेसिकली डेल्टा cos थीटा है ये पोटेंशियल एनर्जी का ही, पर यहाँ पे cos थीटा 2 माइनस 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे माइनस भी था तो उसको अंदर लेके हो गया। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कितना वर्क डन हुआ और एक डायपोल को रोटेट करने में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो वर्क डन PE माइनस PE डेल्टा cos थीटा आता है, बट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी वो माइनस PE cos थीटा होती है, ठीक है। 0 डिग्री आएगा तो स्टेबल, 180 डिग्री तो अनस्टेबल। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास थी P क्रॉस C PE साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस PE cos थीटा, वर्क डन क्या हो गया PE डेल्टा cos थीटा, है ना, और वहाँ पे डेल्टा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 है, चाहे आप इसे माइनस PE डेल्टा cos थीटा याद रख लो, ठीक है। अब आ जाओ डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, वो बेसिकली इंसुलेटर्स ही होते हैं। इंसुलेटर्स तो समझते हैं, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स वाले। तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली हम इंसुलेटर्स को ही कहते हैं। अब जब इस पे डाइलेक्ट्रिक में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ, कोई डाइलेक्ट्रिक है उसमें जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तो वो पोलराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पोलराइज। अब पोलराइज से मेरा मतलब क्या, यानी डायपोल्स बन जाते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक इंसुलेटर यानी एक डाइलेक्ट्रिक था, उसमें जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उसके अंदर डायपोल्स बन जाते हैं, उसी को ही हम कहते हैं कि ये पोलराइज हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज हो जाता है। अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करती जाती हूँ तो वो ब्रेक डाउन होने लगता है डाइलेक्ट्रिक, यानी जो उसकी इंसुलेटिंग पावर है वो ब्रेक डाउन होने लगती है और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। आई होप इट्स क्लियर। मैंने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज यानी उसमें डायपोल्स बनने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने पे वो ब्रेक डाउन होकर अपना कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। डाइलेक्ट्रिक 2 तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वो होते हैं जिनके अंदर परमानेंट डायपोल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट डायपोल्स इन द सेंस ऑलरेडी डायपोल्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डायपोल्स हैं वो। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके पास, जो एक्चुअली बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं उन्हें देखूं तो प्लस और माइनस चार्ज जो है वो इकट्ठे पड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, अट्रैक्ट तो होते ही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को कोइंसाइड करके बैठे होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती हूँ वो दूर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है उनके बीच में और उनके डायपोल्स जो हैं वो बन जाते हैं। नॉन पोलर वो थे जिसके अंदर डायपोल्स बने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी, पहले प्लस माइनस कोइंसाइड करके बैठे थे। पोलर वो जो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही नहीं है पोलराइज होने में।
पोलर वो होंगे जो ऑलरेडी पोलराइज्ड हैं। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद देखो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पोलराइजेशन डेंसिटी यानी पी, ठीक है। पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब है क्या, नाम से ही पता चल रहा है, कितने डायपोल्स बने उतना ज़्यादा पोलराइज हुआ ना, कितने डायपोल्स बने पर यूनिट वॉल्यूम, यही पोलराइजेशन डेंसिटी है, नाम से ही पता चल रहा है इसके, कितने डायपोल्स बने पर यूनिट वॉल्यूम। अब डायपोल को क्या लिखूंगी मैं, क्यू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस ही होता है। पोटेंशियल क्या, आई मीन वॉल्यूम क्या होती है, ए इंटू डी, एरिया इंटू द डिस्टेंस। डी से डी गया, क्यू बाय ए आ गया। क्यू बाय ए क्या था, सिग्मा था ना, हमने पहले पढ़ा नहीं था सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर। तो ये आपके पास आ जाता है सिग्मा। तो हम कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी जो हमारी पी है दैट इज इक्वल टू सिग्मा, यानी क्यू बाय ए के बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी जिसके अंदर जितना ज़्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया है वो उतनी जल्दी पोलराइज होने की कैपेबिलिटी रखता है, उसमें उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। तो कहाँ पे डायपोल्स जल्दी बनेंगे, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, बेसिकली जहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, जो ज़्यादा डेंसली चार्ज्ड है, वहाँ पे डायपोल्स भी उतनी जल्दी बनेंगे। बात बिल्कुल जायज़ है, जहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा वहीं पर डायपोल्स बनेंगे। अब आते हैं हम, दो और टर्म्स हमने पढ़नी है। पहला है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, दूसरा ये तो हमें पता ही है डाइलेक्ट्रिक, है ना। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बता क्या रही है कि हाउ इजीली अ मटेरियल गेट्स पोलराइज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ना, तो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई मटेरियल कितना जल्दी, कितना अच्छे से, कितना इजीली पोलराइज हो रहा है, कितनी इजीली डायपोल्स बना रहा है, वही उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी इज पी, यानी पोलराइजेशन डेंसिटी, यानी सिग्मा, यानी क्यू बाय ए। कितना चार्ज होगा उतने ज़्यादा डायपोल्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ मैंने पी लिखा, डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं लगा रही हूँ। एक तरीके से क्या हो गया, हमारा पी क्या है आपके पास, सिग्मा ही है, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। बात करें के क्या है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इन अ मीडियम कंपेयर टू द वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक के है क्या असल में, एप्सिलॉन एम ही तो, एप्सिलॉन आर ही तो है, कि रिलेटिव कांस्टेंट ही है ना, कि कितनी मीडियम, एक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाती है। तो हम जानते हैं वैक्यूम में ज़्यादा होगी, मीडियम में थोड़ी कम होगी, है ना। तो मीडियम में वो कितनी कम हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में कितनी कम हो रही है, वही डाइलेक्ट्रिक होता है, वही एप्सिलॉन आर होता है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, एप्सिलॉन एम उस मीडियम की कितनी है परमिटिविटी, डिवाइडेड बाय वैक्यूम की कितनी है। इनका आपस में एक रिलेशन होता है, यही बताने के लिए मैंने आपको दोनों बताए हैं। वो रिलेशन क्या होता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये जो एप्सिलॉन आर है, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी हाई होगी तो मेरा के भी हाई होगा। यानी कि अगर मेरा मटेरियल इजीली पोलराइज हो जाए, इजीली उसमें डायपोल्स बनना है, यानी उसमें ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा रिड्यूस होगा, यानी कम होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपका मटेरियल इजीली पोलराइज हो रहा है तो। आई होप इट्स क्लियर। अगर मटेरियल में इजीली डायपोल्स बन रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कैपेसिटेंस। इस सब चीज़ों को यूज़ होगा कैपेसिटेंस के अंदर। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर दे एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे, यानी किसी भी कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है, उसकी कितनी ताकत है कि वो कितना क्यू स्टोर कर सकता है अक्रॉस अ स्पेसिफिक पोटेंशियल। कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, क्यू बाय वी। किसके बराबर, क्यू बाय वी। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर बाय पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटेंस चार्ज बाय पोटेंशियल के बराबर होती है, इसका ऐसा यूनिट फराड होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात, कैपेसिटेंस क्यू और डेल्टा वी, क्यू और वी यानी चार्ज और आपका पोटेंशियल दोनों के इंडिपेंडेंट है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा देख के कि क्यू जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यू बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस नहीं बनेगा क्या, क्यू इंडिपेंडेंट है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं क्यू बढ़ाती हूँ कहीं पे भी, अगर मैं क्यू इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा वी भी इंक्रीज हो जाएगा।
इसलिए कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं V इंक्रीज करती हूँ या V डिक्रीज करती हूँ लेट्स से, तो मेरा Q भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए कैपेसिटेंस वहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है कितना Q है और कितना V है, दैट इज जस्ट इक्वल टू चार्ज पर बाय द पोटेंशियल। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम कुछ कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। जैसे हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी कितनी पावर है चार्ज को स्टोर करने की, तो वो आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर उसका रेडियस है, जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा उसकी पावर, उतना ज़्यादा जगह है उसके पास, उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो बिना डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है तो नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आई होप इट्स क्लियर है ना। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर एक प्लेट है, ये तो हमने देखा ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर में तो 2 प्लेट्स होंगी ना, एक काली थोड़ी होगी। तो एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, हमने पहले पढ़ा नहीं था जब हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया कि 2 प्लेट्स में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगती है, ये बात याद रखनी है। 2 प्लेट्स की सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी हमने देखी थी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में कि एक प्लेट की, एक शीट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। तो अगर 2 हो जाएंगे, इंटू 2 कर दूंगी मैं यहाँ पर बेसिकली, तो 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचती है जब 2 प्लेट्स है। तो बेसिकली अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, याद रखना है। कैपेसिटेंस पूछी जाए तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया है। डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। ये बात अपने दिमाग में, जहन में कैसे भी डाल लो। डाइलेक्ट्रिक जब भी मैं ऐड करूँगी तो मेरी कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर मेरी पहले कैपेसिटेंस सी थी, अब मैंने डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, तो अब मेरी कैपेसिटेंस तो के सी होएगी ही होएगी, बाकी चाहे कुछ भी हो या ना हो। आई होप आई एम क्लियर है ना। तो मेरी कैपेसिटेंस तो फॉर श्योर डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अब मेरी जो कैपेसिटेंस होगी, अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक पूरा, ये जो मेरे पास ये थी स्लैब थी 2 है ना, इसके पूरे बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया है, तो अब मेरी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, पहले मेरी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी थी, अब मेरी के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को पूरा डाल दिया बीच में, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, यानी कि अब वो ज़्यादा क्यू को स्टोर कर सकता है उतने ही वी में। अब जो हमारा कैपेसिटर है वो ज़्यादा एबिलिटी रखता है क्यू को स्टोर करने की। अगर डाइलेक्ट्रिक को मैंने पूरा नहीं डाला, पार्शियली डाला है, यानी ये मेरा कैपेसिटर था, मैंने डाइलेक्ट्रिक सिर्फ इतने से रीजन में डाला, टी थिकनेस में, बाकी ये डी यहाँ पर क्या है मैं आपको बताना ही भूल गई, आई एम सो सॉरी। ये आर रेडियस है, ए यहाँ पे एरिया है, एंड जो एरिया है आपका बेसिकली यहाँ पे ये प्लेट का जो एरिया होता है वो एरिया, और डी बीच का डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे वही आपका फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब आ जाओ यहाँ पर, अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक को पूरा नहीं डाला है, पार्शियली डाला है, ये मेरे पास मैंने सिर्फ टी थिकनेस के अंदर मैंने डाला है, एक सेकेंड, मैंने सिर्फ टी थिकनेस में डाला है, ये पूरी थिकनेस आपकी डी है एंड मैंने सिर्फ टी में इसे डाला है, ठीक है। तो आप देखो जो मेरी नॉर्मल यानी जहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है, वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, और जहाँ पे मेरे पास है वहाँ पे तो के टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्लस, जिनके पास टी वाले एरिया में ना, तो टी बाय के, पाई के यानी ऊपर जाएगा बेसिकली, तो जितना थिकनेस वाला रीजन है वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, तो वहाँ पे के टाइम्स होना चाहिए, तो यहाँ पर डिवाइड में के यानी ऊपर ही गया है ना। आई होप यू गेट इट। तो डी माइनस टी यानी यहाँ पे तो नॉर्मल वाला है, यहाँ पे हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक में तो के टाइम्स होता है ना, तो डी बाय के आया है, नीचे है डिनोमिनेटर में, इसलिए डिवाइड में है, ऊपर होती है टर्म तो मल्टीप्लाई में आता। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के। डी माइनस टी वो जगह जहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, टी वो जगह जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, ऐसी थिकनेस में जहाँ पे मैंने डाइलेक्ट्रिक को डाला है, टी वो थिकनेस है जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं कंडक्टर की।
मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टर के अंदर, यानी कोई कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, चाहे बाहर मैं कितनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ। तो ऐसा होता है ना, ये बात तो क्लियर है। तो उसकी जो के है वो इन्फिनिटी होगा। मैंने आपको बताया ना, के जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी। उसका के कितना ज़्यादा होगा, सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इतनी कम हो गई, उसका के इन्फिनिटी होता है। इसी वजह से उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है। आई होप इट्स क्लियर, है ना। तो अब देखो, जिसका जितना ज़्यादा डायरेक्ट्रिक है, जिसका जितना ज़्यादा के है, उसकी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी है। समझ रहे हो आप। अब आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं जो वो स्लैब कैपेसिटर में डाल रही हूँ, जो डाइलेक्ट्रिक डाल रही हूँ, वो डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर था ना, मैं कंडक्टर डाल दूँ, यानी मैं कैपेसिटर प्लेट के बीच में कंडक्टर डाल दूँ, फिर क्या होगा। अगर मैंने पार्शियली डाला है तो यहाँ पर मेरी टी बाई के वाली टर्म आती थी ना, अब के इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी आ गया तो ये टर्म 0 होगी ना। जब डिवाइड में इन्फिनिटी होता है तो टर्म 0 हो गई। यहाँ पे प्लस 0 तो कुछ भी नहीं ना। तो आपके पास सिंपली बेसिकली दो कैपेसिटर्स के बीच में अगर मैंने कंडक्टर डाल दिया है, तो अब यहाँ पे डी माइनस टी, यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस बड़ी है, बड़ी तो है ही ना। यहाँ पर पहले पूरा डी आना था, डी बड़ी वैल्यू थी तो ये आपका कैपेसिटेंस छोटी आती। अब सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी जहाँ पे कंडक्टर नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ वहाँ से जो कैपेसिटेंस आ रही है वो वाली आएगी, राइट। अगर मैंने पूरा ही डाल दिया तो मेरा के टाइम्स हो जाएगा, के मेरा इन्फिनिटी है तो ये कैपेसिटेंस भी मेरी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर मैंने पूरा ही कंडक्टर डाल दिया तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनाइट क्यू जो है वो स्टोर कर सकती है। ये मैथमेटिकली तो मैंने बोल दिया, बट फिजिकली ये करना इम्पॉसिबल है, तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है ये, है ना। अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी इन कैपेसिटर्स को मैंने कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, सीरीज यानी कुछ इस तरीके से साथ में जोड़ा है। जब मैं सीरीज में जोड़ रही हूँ तो उनका आपस में क्यू जो है वो सेम रहता है, यानी एक लाइन में जो भी है उन सब का चार्ज सेम रहेगा और इनका पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर मुझे सीरीज में निकालना है, याद रखना जब हम रजिस्टर्स करते हैं तो सिंपली ऐड करते हैं, यहाँ पे 1/c है, 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 करके आ जाएगा। पैरेलल कुछ इस तरीके से जब अरेंज करेंगे तो Q जो है वो डिवाइड होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल अक्रॉस यहाँ पर सेम रहेगा, Q यहाँ पर डिवाइड हुआ है, 5 कूलम आया, यहाँ पे 2 गया होगा, यहाँ पे 3 गया होगा, इस तरीके से। कैपेसिटेंस सिंपली ऐड, रजिस्टर में उल्टा होता है बट ये कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में क्यू सेम रहता है। अच्छा, अब जब मैं पैरेलल में अरेंज किया है तो मेरा पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल कितना आएगा दोनों का कॉमन के अंदर, तो C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, Q1 बाय Q2 जो है वो C1 बाय C2 के बराबर है। यानी अगर मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर्स थे, एक 4 माइक्रोफराड का था, एक 3 माइक्रोफराड का था, मेरे पास टोटल 7 चार्ज थे बेसिकली, ठीक है। तो अब कितना 7Q मान लो, मैंने एग्जैक्टली नहीं बोल रही, 7Q था, तो यहाँ पर मेरे पास 4Q जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 3Q जाएगा। क्या मतलब है इस बात का कि जिसकी ज़्यादा कैपेसिटेंस है उसके पास ज़्यादा चार्ज जाएगा, समझ गए ना। उस रेशो के अंदर, मतलब वो रेशो जो आएगी वो इक्वल आएगी, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उसको चार्ज भी ज़्यादा मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर, है ना। अब आ जाओ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप एक न्यूमेरिकल जो है बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एनर्जी एक कैपेसिटर में कितनी स्टोर्ड होती है। एक कैपेसिटर जिसके पास कोई अक्रॉस जिसके पोटेंशियल लगा हो, जिसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हो, उसकी खुद की कोई कैपेसिटेंस हो, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे निकालेंगे, हाफ CV²। अब यहाँ पे हम इजीली C की वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू पुट करो, सिंपल है ना। CQ/V को पुट यहाँ पर करते रहो तो आपके तीनों फॉर्मूलाज बन जाएंगे। याद रखना है याद रख लो, एक याद रखना है एक याद रख लो, बाकी डराइव हो जाते हैं। तो हाफ CV² Q²/2C हाफ QV, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड क्या है, हाफ CV² Q²/2C हाफ QV। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एनर्जी डेंसिटी कितनी है ये भी याद रख सकते हो। एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ ε0 E²।
क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट आपका रिलेटिविटी ऑफ फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाता है। सो याद रखना है कि जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको जो याद रखना है कि जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू ई डी, ये हम जानते हैं। ई को डी से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास सिंपली आपके पास पोटेंशियल आ जाता है। ई क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर ना। पोटेंशियल क्या था? आर, बस यहाँ पे वही आर को मल्टीप्लाई किया तो आपका के क्यू बाय आर पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डी, है ना। अच्छा, एक कन्वर्जन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, इसको भी याद रखना। अब आ जाओ इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि आता है लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट मैं बहुत सिंपल करके आपको अभी सारा कुछ याद करा दूंगी। दोनों केसेस बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, हर चीज़ का लॉजिक दूंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून, जस्ट 5 मिनट मुझे ध्यान से सुन लेना, उससे भी कम लगेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट, यानी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक कैपेसिटर है मेरे पास, उसमें मैं डाइलेक्ट्रिक डाल रही हूँ पूरा। 2 केसेस हैं। पहले केस में मैंने एक बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रखा है, यानी पहले केस में कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, यानी कोई उसका पोटेंशियल मेंटेन नहीं कर रहा, बैटरी से डिस्कनेक्टेड है और उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। दूसरे केस में बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से जुड़ा हुआ है और उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला है। अब क्या होगा, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, मतलब पहले भी बताई थी कि कैपेसिटेंस जो है उसका तो धर्म है, मतलब कि अगर डाइलेक्ट्रिक आया है मैं तो बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, मैं वो के टाइम्स हो जाएगी, यानी कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स हो जाएगी पुरानी कैपेसिटेंस के जब डाइलेक्ट्रिक आएगा, चाहे कुछ हो, बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड। तो कैपेसिटेंस ने तो मेरी दोनों केस में बढ़ गई, यानी के टाइम्स होगी। सी नॉट यहाँ पर पुरानी कैपेसिटेंस, यानी पुरानी कैपेसिटेंस के टाइम्स, के गुना बढ़ गई, बेसिकली के गुना, ठीक है। अब आप सोचो कि अब कैपेसिटेंस बढ़ी है तो उसके पीछे का कोई लॉजिक तो होगा। कैपेसिटेंस का मतलब होता है Q बाय वी। अब या तो मेरा Q बढ़ा होगा K से, यानी Q आपका KQ बन चुका होगा, या फिर मेरा V घट चुका होगा, यानी V मेरा V बाय K बन चुका होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आप सोचो कि जब मेरी बैटरी डिस्कनेक्टेड है, यानी कोई पोटेंशियल को मेंटेन नहीं कर रहा, पोटेंशियल इजीली कम भी हो सकता है ना, तो पोटेंशियल को कोई रोक के नहीं रख रहा जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो इसीलिए क्या होगा, पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम हो जाएगा तो हमें समझ आता है कि कैपेसिटेंस क्यों बढ़ी, तो आपका पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम हो ही चुका है, पोटेंशियल कम हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्यू को चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल कम हो चुका है, क्यों यहाँ पे सेम रहेगा। इतना क्लियर है। बट यहाँ पर अगर जब बैटरी कनेक्टेड है तब ऐसा नहीं होगा, तब आपको बैटरी जब कनेक्टेड है तो बैटरी मेंटेन कर रही है कि इतना ही पोटेंशियल लगेगा, वो पोटेंशियल को कांस्टेंट रखवा रही है कि अब पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो फिर अब कैपेसिटेंस को तो बढ़ना ही था, कैपेसिटेंस का तो धर्म है बढ़ना, कैपेसिटेंस Q बाय V है ना। अब पोटेंशियल को किसी ने मेंटेन कर लिया, पोटेंशियल तो नहीं बदलेगी, अब Q को मजबूरी होगी है कि चलो मेरे को ही बदलना पड़ेगा क्योंकि C तो बढ़ चुका है। तो C भी बढ़ गया है तो Q को क्या करना, Q बढ़ जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी का काम ही तो यही है कि पोटेंशियल को मैंने सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पे मेरा Q जो है वो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। अब मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई डी, तो V बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो ना कॉपी कर रही है पोटेंशियल का, जैसे जैसे पोटेंशियल जो करेगा वो ही मैं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पोटेंशियल कम हो गया था K से, यहाँ पे K से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। यहाँ पे आपका सेम रहा था तो यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, सिंपल। अब लास्ट आता है जो कि है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कह लो या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो Q के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर V बढ़ रहा है तो भी ये बढ़ेगा, Q बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, V कम हो रहा है तो ये कम होएगा, Q कम हो रहा है तो ये कम होएगा। अब यहाँ पर देखो मेरा इस फर्स्ट केस में V तो मेरा कम हो रहा है, यानी U को भी कम होना चाहिए, Q मेरा सेम ही है तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो V कम है तो U मेरा कम हो जाएगा, यानी U नॉट बाय K हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी मेरी कम होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर मेरी कम होगी है।
दूसरे केस में देखो पोटेंशियल सेम है, क्यू जो है वो बढ़ गया है तो यहाँ पे इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी बढ़ गया। सिंपल सा था, बहुत सिंपल लॉजिक था। फिर से एक बार बता देती हूँ, दोनों केसेस में कैपेसिटेंस को तो बढ़ना ही था, उसकी धर्म था बढ़ना। मैं एक बार बंद कर रही हूँ, आप खुद सोचो आपको आ रहे हैं आंसर्स इसके। कैपेसिटेंस का धर्म था बढ़ना, इसने तो बढ़ना ही है दोनों केसेस में। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को कोई मेंटेन करके रख रहा है तो ये सेम रहेगा, इसको बढ़ना पड़ेगा क्यू को उसको कंपनसेट करने के लिए, ये बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉपी कर रही है पोटेंशियल की, तो ये सेम रहेगी। यहाँ पे आपका क्यू और वी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, वी तो सेम है, क्यू बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जाएगा। वी यहाँ पर बात करें, यहाँ पे कोई बैटरी मेंटेन नहीं कर रही तो वी यहाँ पे घट जाएगा, क्यू को सेम रहना पड़ेगा अब। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कॉपी कर रही है वी की, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। यू की बात करूँ, यू पोटेंशियल यहाँ पे क्यू और वी दोनों के बराबर है, तो क्यू तो सेम है तो कुछ नहीं, वी कम हुआ तो वी ये भी कम हो जाएगा। सिंपल, कितना सिंपल था आप देखो। इसी के साथ सेकेंड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। सेकेंड चैप्टर के लिए मैं आपको एक बार सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करा देती हूँ जो भी थे। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन दोनों किसके बराबर है, के Q1 Q2 बाय आर के बराबर है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। पोटेंशियल किसके बराबर है, के क्यू बाय आर के बराबर है, के क्यू बाय आर है ना, ठीक है। इसके बाद हमने देखा जनरल एक्सप्रेशन क्या थी डायपोल की वजह से पोटेंशियल की, के पी कोस थीटा बाय एक्स स्क्वायर, एक्सियल लाइन पे के पी बाय एक्स स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे 0, होलोस्फेयर के अंदर के क्यू बाय आर है ना, इस तरीके का ग्राफ था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल का, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉइंट करती है। यू या पोटेंशियल या आपकी पोटेंशियल एनर्जी और आपका वर्क डन दोनों क्यू डेल्टा वी क्यू वी के बराबर होते हैं, दोनों के Q1 Q2 बाय आर के बराबर होते हैं, नहीं क्यू को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया तो टॉर्क क्या थी, पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी डॉट ई। वर्क डन क्या है आपका, माइनस पी डेल्टा कॉस थीटा कह लो, या फिर उसको माइनस को अंदर लेके पी डेल्टा कॉस थीटा कह लो। आई होप इट्स क्लियर टू, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, पोलराइजेशन डेंसिटी पी सिग्मा के बराबर आई थी क्यू बाय ए, ससेप्टेबिलिटी पी एप्सिलॉन नॉट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आई, के आपका ई एम बाय ई नॉट के बराबर आया, ये आपका के 1 प्लस एक्सी के बराबर आया। कैपेसिटेंस क्यू बाय वी थी, कैपेसिटेंस का आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, पैरेलल प्लेट के अंदर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, इसकी 1 प्लेट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2 प्लेट्स की सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होगा तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगी। अगर पार्शियली फिल करा तो एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय की, टी वो वाला एरिया है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। अच्छा, अगर कंडक्टर होगा तो आपकी डी माइनस टी आएगा, यानी टी बाय के वाली टर्म हट जाएगी क्योंकि वो 0 हो जाएगी। कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से ऐड होगी जब सीरीज होगा, क्योंकि क्यू आपका सेम रहेगा, वी डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में क्यू डिवाइड होगा, वी आपका सेम रहेगा, एक लाइन में क्यू सेम रहता है ना। पोटेंशियल आपका कॉमन की बात करें C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, Q1 बाय Q2 की जो रेशियो है वो C1 बाय C2 के बराबर है। जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस है उस पर ज़्यादा चार्ज भी जाएगा। यहाँ पर ऐसे उल्टा है रेजिस्टेंस से, इस यहाँ पे ऐसे पैरेलल में सिंपली ऐड हो रहा है, सीरीज में 1 बाय करके ऐड हो रहा है। एनर्जी कितनी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ QV। एनर्जी डेंसिटी की बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कितनी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और जो पोटेंशियल है वो ई डी के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कैपेसिटेंस दोनों में सेम, पोटेंशियल यहाँ पे घटेगी, यहाँ पे सेम रहेगी, क्यू यहाँ पे सेम रहेगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कॉपी करेगी पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी क्यू और वी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से वेरी करेगा। अब 4 यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको मैं थोड़ा सा करना सिखा देती हूँ किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर L/√3 जो है वो सेंट्रॉइड होती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में पता होनी चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। अगर आपके पास 2 सेम वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है, 120 डिग्री एंगल है तो आपका मैग्नीट्यूड A ही आता है, एंड अगर 60 डिग्री है एंगल तो √3a आता है।
पहले टाइप का न्यूमेरिकल है फाइंड पॉइंट्स वेयर एफ इज़ ज़ीरो। आपसे पूछा जाएगा कि दो आपको चार्जेस दे दिए जाएंगे स्पेसिफिकली, और उनका ऐसा पॉइंट पूछा जाएगा जहाँ पे फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, सॉल्व तो खुद ही करना है। प्लस प्लस, अगर मान लो दोनों सेम चार्जेस हैं, मतलब सेम तरीके के, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस प्लस भी, और इक्वल हैं, तो बीच में आएगा उनके पॉइंट, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो उनके बीच में आएगा। अगर प्लस प्लस यानी सेम है बट अनइक्वल है तो फिर भी बीच में, मतलब उनके बीच में आएगा। बट यहाँ पे मान लो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है चार्ज, तो यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी उसकी साइड पे होगा बट होगा इनके बीच में ही, ठीक है। एंड अगर प्लस माइनस है और अनइक्वल है तो फिर आपके पास एक पॉइंट आएगा जो कि आउटर साइड पे, मान लो ये मेरे पास बड़ा वाला चार्ज है एंड ये मेरे पास छोटे वाला चार्ज है, एक प्लस है एक मेरे पास माइनस है, तो फिर मेरे पास अंदर नहीं आएगा, बाहर वाली साइड पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉरी, जो छोटा चार्ज है उसकी साइड पे आएगा, छोटे वाले चार्ज की साइड पे आएगा, बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा उनके। अगर प्लस माइनस हैं और इक्वल है तो उनके कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है। देन है कि अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। ऐसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। तो हम सिंपली करेंगे, हमें पता है F इज इक्वल टू एम है, तो एक्सलरेशन फोर्स बाय मास है। फोर्स यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज क्यू ई होता है, फोर्स क्यू ई होती है ना, क्यू आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई आ जाएगा यहाँ पे ई, एंड यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एस आपका हमें पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग यानी यू आपका जीरो है इसलिए, ठीक है। तो एस आपका हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। एक्सलरेशन ये पुट करनी है, अगर आपको टी दिया है, एस पूछा है तो भी निकल जाएगा, एस दिया टी पूछा है तो भी निकल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। फिर थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज की 27 ड्रॉप्स थी, हर एक का पोटेंशियल 220 वोल्ट था। इन्होंने आपस में कुलीस किया, यानी जुड़कर इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बनाई। तो उस बड़ी ड्रॉप का क्या पोटेंशियल होगा ये। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम वॉल्यूम्स को इक्वेट करेंगे। वॉल्यूम क्योंकि सेम रहेगी, है ना, 27 टाइम्स जो उसकी वॉल्यूम थी वो बड़े की वॉल्यूम हो जाएगी, और उससे मैं रेडियस का रिलेशन निकाल लूँगी। तो 27 4/3 पाया, ये छोटे का है, ये बड़े वाली रेडियस है ना, बड़े वाली ड्रॉप की 4/3 पाया। यहाँ पे सब कुछ कट के आपके पास रिलेशन आ जाएगा 3r, यानी 3 टाइम्स जो आपका रेडियस है बड़े वाले का बेसिकली, ठीक है। तो स्टेप 2 आप क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप फ्रॉम द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। छोटी वाली ड्रॉप्स के पोटेंशियल को यूज करके हमने बड़ी ड्रॉप पे टोटल चार्ज निकालना है। पोटेंशियल हमें पता है KQ/R होता है, तो Q यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे मैंने रेडियस डाल दिया R/3 बेसिकली, और Q आपके पास यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास Q। अब बड़ी ड्रॉप के पास क्या आपने अब क्या निकालना है, ये आपके पास आ जाएगा बड़ी ड्रॉप का, ये आपका छोटी यानी एक ड्रॉप पे कितना चार्ज है। बड़ी ड्रॉप पे 27 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 27 ड्रॉप्स थी, तो उसको मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ गया चार्ज। अब आप इससे सिंपली पोटेंशियल लिख सकते हो KQ/R करके। Q ये वाला पुट करना है, R आपने यहाँ नॉर्मली R कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल 1980 आएगा इसका आंसर। इस वाले न्यूमेरिकल को ज़रूर एक बार सॉल्व करके देखना अपनी नोटबुक पर, इसका आंसर ज़रूर से सही आना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स याद रखना है। पहला स्टेप था कि वॉल्यूम को इक्वेट करा गया है रेडियस का रिलेशन निकालने के लिए। दूसरे में हमने टोटल चार्ज निकाला है बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल को यूज़ करके छोटी ड्रॉप्स का। तीसरे हमने सिंपली पोटेंशियल लिख लिया। पहले में हमने वॉल्यूम्स को इक्वेट करके रेडियस का रिलेशन निकाला, दूसरे में मैंने चार्ज निकाला पोटेंशियल्स को यूज़ करके। अब मैंने इस पोटेंशियल को लिखा उस चार्ज को यूज़ करके। फोर्थ तरीके का आता है कि हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो। पहले फोर्स ढूंढी है, पोटेंशियल जहाँ पे जीरो। तो अगर कोई प्लस माइनस है और इक्वल है तो एक ही पॉइंट आएगा सेंटर में। प्लस माइनस है और अनइक्वल चार्जेस हैं तो 2 पॉइंट आएंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर और बाहर दोनों आपके वो पॉइंट्स होंगे जो क्लोजर होंगे टू द स्मॉलर चार्ज, ताकि इक्वल हो जाए, है ना। और अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, पोटेंशियल तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, अगर दोनों ही लाइक चार्जेस हुए तो कभी न्यूट्रल आ ही नहीं सकता ना, कोई कैंसिल ही नहीं करेगा अपने आप, बस ऐड हो जाएंगे, एडिटिव इफेक्ट दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट नहीं आएगा। आई होप इट्स क्लियर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।